अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 30 जनवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर से मुतालिक है कि किस तरीके से अपने पोस्टिंग को यकीनी बनाने के लिए उन्हें केपीओ में किस किस्म की चादर चढ़ाना पड़ी, यानी किस नोयत का उन्हें तोहफा देना पड़ा जिसके नतीजे में उनकी ट्रैफिक पुलिस में वापसी यकीनी हो सकी। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है रेलवे पुलिस से मुतालिक किस तरीके से दूसरों के लिए खड्डे खोदने वाले खुद उस खड्डे में गिर जाते हैं। डीआईजी अब्दुल्ला शेख की पोस्टिंग रेलवे साउदर्न जोन के डीआईजी की हैसियत से किए जाने से कौन से एसएसपी का सपना ख्वाब चकनाचूर होकर रह गया कि अपनी कराची की पोस्टिंग को बचाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे एक कुलीग एसएसपी की पोस्टिंग में रोड़े अटकाने की कोशिश की थी। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन बी कंपनी के 107 पुलिस एहलकारों की किस्मत पर भी बात करेंगे कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। आया वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए जाने वाले हैं या कि बुध वाले रोज उन्हें सुरखरू होकर जो है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी से निकाला जा रहा है। मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर बात करेंगे जहां एक बार फिर मौत हुई है एक हालिया फैसले को लेकर। यह मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर सईद आरई। नाज़रीन, सईद आरई का ट्रांसफ़र सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा ने चार्ज संभालते ही जब तमाम पुलिस अफसरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अहकामात जारी किए थे जो कि अरसा दराज से एक एक ब्रांच में चिमटे हुए थे, उन्हीं में खुद सईद आरई भी शामिल थे। उन्हें पूरे 15 से 20 सालों बाद जो है वो किसी आईजी ने हिम्मत और जुर्रत करके जो है ट्रैफिक पुलिस से बाहर का रास्ता दिखाया और उन्हें इन्वेस्टिगेशन सईदाबाद पहुंचा दिया। हालांकि इससे कबल बहुत सारे आईजीज ये कोशिशें कर चुके थे, लेकिन बड़े बड़े क्रेनों का इस्तेमाल करने के बावजूद इस डीएसपी सईद आरई को कोई जो है वो ट्रैफिक पुलिस से टस से मस करने में कामयाब ना हो सका। तो ये एजाज़, ये फजीलत जो है खुद मौजूदा आईजी रिफत मुख्तार राजा के हिस्से में आई और उन्होंने इस यानी कि बहुत ही पुराने मंजे हुए जो गॉडफादर थे इन्हें निकाले बाहर कर दिया। हालांकि उस वक्त इन्होंने बहुत मुज़ाहमत की, अपने तमाम जो है असर रसूख का इस्तेमाल किया, अपने से फैज़याब होने वाले तमाम आईजीज़ और डीआईजीज़ और एडिशनल आईजीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ बेसूद साबित हुई। ट्रांसफ़र होने के बाद ये अपने साथ जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस की जो है V8 गाड़ी भी साथ में ले गए जो कि इनटाइटल ही नहीं थे कि एसपी के अलावा कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है, डीआईजी एसपी, लेकिन ये वो गाड़ी को सिक्योरिटी एसपी केसेस से इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की जो है वो गाड़ी और अपने साथ पुलिस के गनमैन भी ले गए तो उस पर जो है ट्रैफिक के डीआईजी इकबाल दारा की जानिब से एक लेटर भिजवाया गया था इस V8 की वापसी और गनमैनों की वापसी के लिए, लेकिन वो लेटर जो है वो उन्होंने जो है वो उसे दबा दिया अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके। उस वक्त जो है खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है वही V8 जो कि खुद डीएसपी सईद आरई के इस्तेमाल में था, वो गाड़ी उन्होंने मलीर इन्वेस्टिगेशन की खातून एसपी जो है वो खुद लुबना टिवाना को अलाट कर दी थी।
یعنی قانونی طور پر جو ہے اس سرکاری گاڑی کو رکھنے کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ مجاز خود لبنہ ٹیوانا تھی، لیکن اس گاڈ فادر کی اب ڈٹھائی آپ کہیں یا پھر بے شرمی کہیں یا پھر ان کا اثر رسوخ کہیں یا ان کا لاڈلا پن کہیں کہ انہوں نے ان تمام تر جاری آرڈرز کے باوجود وہ V8 گاڑی جو ہے وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دی، بلکہ بدستور ان کے استعمال میں رہی۔ جب ان پر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا کہ بھئی یہ گاڑی آپ کو ہر حال میں واپس کرنا ہی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے دوستوں کے ذریعے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اس آرڈر کو جاری کرنے والے یعنی کوتوال کو کیسے راضی کریں، انہیں کیا تحفہ دیں کہ وہ اپنے ہی اس آرڈر سے وڈرا ہو جائے۔ اس پر جو ہے پتہ چلا کہ بھئی جتنی مالیت کی یہ گاڑی تمہارے استعمال میں ہے، اسی مالیت کی گاڑی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انہیں تحفہ دے دیں، یعنی وہاں پر اس قسم کی چادر چڑھائیں تاکہ ان کا جو پارا ہے جو کہ اتنی بلندی پر جا چکا ہے 120 سے پر، تو یہ نیچے واپس آ جائے۔ بعد ازاں جو ہے وہ امداد خواجہ جو ان کے بہت ہی کلیگ ہیں، بہت ہی اچھے دوست ہیں، ان کے ذریعے پھر معاملات طے ہوئے اور انہوں نے جو ہے کوئی عیسیٰ گل، ایک بہت بڑے اسمگلر بتائے جاتے ہیں بلوچستان کے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور دوسرا جو اسمگل شدہ سامان جو ہے ایران سے ہوتا ہوا، ایران کا جو سامان ہے بلوچستان سے ہوتا ہوا کراچی جو لوگ لاتے ہیں، ان کا ایک طریقے سے گینگ لیڈر ہے۔ ان سے رابطہ کر کے ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی چاہیے ان ٹچ، جو ہم نے جو ہے کوتوال کو تحفے میں دینی ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 63 لاکھ روپے مالیت کی ایک V8 گاڑی وہاں سے خاص طور سے منگوائی گئی اور اس گاڑی کو اس کے بعد دلہن کی طرح سے سجا کر جو ہے خود امداد خواجہ اور سعید یہ لے کے جاتے ہیں KPO میں نہیں بلکہ صاحب بہادر کے ہل پارک والے بنگلے پر لے جاتے ہیں اور ان کی چابیاں ان کے حوالے کر کے ان کا غصہ جو ہے انہیں زیرو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ پہلا اسٹیپ جس کے نتیجے میں جو ہے خود کوتوال کا جو ناراضگی تھی، ان کا جو غصہ تھا، انہیں جو ہے خفگی کو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ آرڈر جو کہ خود KPO سے جاری کیا گیا تھا ٹریفک پولیس کی V8 گاڑی کا لبنہ ٹیوانو کو الاٹ کرنے سے متعلق، وہ آرڈر جو ہے پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک SP کو الاٹ شدہ آرڈر جو ہے اسے کینسل کر کے اسی DSP کو وہ سرکاری گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ آرڈر کی جو منسوخی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بغیر کسی تحفے تحائف کے یا بغیر کسی اثر رسوخ کے یہ آرڈر جو ہے وہ کینسل نہیں کیا گیا۔ IG رفعت مختار راجہ صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے چین آف کمان میں کیسے انوکھے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ کرپشن کا، رشوت ستانی کا، مس یوز آف پاور کا جو ہے وہ چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا، 63 لاکھ روپیہ، یعنی کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اگر یہ کسٹم پیڈ ہوتی تو یہ یقیناً ایک کھوکے سے اوپر کی ہوتی۔ اب یہ گاڑی ان کو دی گئی، اس کے بعد وہ آرڈر کینسل کر دیا گیا، لیکن اسی میں یہ بھی مشروط تھا کہ خود جو گاڈ فادر ہے انہیں ان کے مقام پر پہنچانا ہے، تھا جہاں کا خمیر وہیں جا کے پہنچا، یعنی کہ انہیں جو ہے واپس اپنے ٹھیے پر PIDC پہنچانا ہے۔ یہ اس پورے پیکج میں شامل تھا اور یہی طے ہوا تھا خود پٹھان خان سے، امداد خواجہ کے رفقا کا اور خود سعید آرائی کے رفقا کا، یہی سب کچھ کہنا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بعد میں مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے دے کر وہ آرڈر بھی جاری کروا دیا گیا۔ اس طریقے سے تقریباً کوئی ایک کھوکا جو ہے اس میں یہ سارا معاملہ تھا جس میں تحفہ بھی شامل تھا اور نقدی بھی شامل تھی، اور اس طریقے سے وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچا دی گئی۔ یہ تو اندرونی کہانی تھی خود مسٹر گاڈ فادر کی واپسی کی۔
अब देखना ये है कि राजा रिफत मुख्तार आईजी सिंध इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। आया वो इस जारी करदा हुक्मनामे को हूबहू तस्लीम करते हैं या कि इस मामले की कोई इंक्वायरी करवाते हैं और ये ऑर्डर वापस होता है, या उन्हें कहीं और फेंका जाता है। कहा जाता है कि मुमकिन है कि उन्हें कोटकी डिस्ट्रिक्ट के किसी सब डिवीजन का एसडीपीओ बनाए जाने का भी इस वक्त एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। हैरत की बात यह है कि पीएसपी अफसरान जो है वो अपने पीएसपी अफसरों के रुफका का बड़ा ख्याल रखते हैं कि उनके आगे यानी कि अपनी डटाई और अपनी बेशर्मी को जो है वो बेनकाब करने से कतराते हैं, डरते हैं, यानी कि अपने आप को जो है वहाँ पर शुरफा में साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, क्योंकि खुद गॉड फादर भी जो है एक पीएसपी, एक साबिका डीआईजी का ब्रदर निस्बती है। वो डीआईजी बहुत ही शरीफ नफ्स थे, बहुत अच्छे अफसरों में से थे। आजकल के इन डीआईजीज की तरह, आजकल के इन एसएसपीज की तरह कोई सुल्ताना डाकू नहीं थे। वो इंतहाई मलंग थे, बहुत ही अच्छे पीएसपी अफसरों में उनका शुमार होता है। यही वजह है कि आज उनका अपना ये ब्रदर निस्बती डीएसपी होने के बावजूद, एक रैंकर होने के बावजूद असासाजात में उनसे 1000 गुना जो है वो आगे है। वो पीएसपी अफसर होकर अपना ज़ाती मकान तक नहीं खरीद सका, और यहाँ पर उनका जो ब्रदर निस्बती है उनके पास मकानों की, बंगलों की, प्रॉपर्टीज़ की कोई कमी नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह कि उस पीएसपी अफसर के ब्रदर निस्बती होने के बावजूद इन्हें ज़बह करने में जो है किसी भी पीएसपी अफसर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहे कोई डीआईजी हो, चाहे कोई एडिशनल आईजी हो, या कोई आईजी क्यों ना हो। तो ये तो था गॉडफादर की ट्रांसफ़र की अंदरूनी कहानी। हम बात करते हैं खुद रेलवे पुलिस में क्या हुआ कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला बिल आखिर खुद ही उस घड़े में जाकर गिर गया। कहते हैं कि कराची डिवीज़न के एसएसपी शौकत कटियान ग्रेड 90 के कोर्स के लिए जो है 3 माह के लिए गए थे। ये यकीन दहानी के बाद उस कोर्स पर गए थे कि ये जो उनकी सीट है ये रिजर्व रहेगी। अब्दुल रब कोई डीआईजी हैं नॉर्थ के, जिनके पास साउथ नॉर्दर्न का भी जो है वो इनका चार्ज था। उन्हीं से कोई कहते मामला तय हुए थे कि ये पोस्ट, ये सीट आपके लिए खाली रहेगी, आप कोर्स करके आए। इसी दौरान उन्होंने जो है वो अपना सिंध पुलिस में भी जो है रिक्वेजिशन निकाल के वहाँ भी अपनी ट्रांसफ़र करवा दी थी कि अगर उन्हें वहाँ कोई उनकी मतलब की, कोई मर्ज़ी की अच्छी पोस्ट मिल गई, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बन जाते हैं या फिर लॉजिस्टिक ब्रांच उन्हें मिल जाती है तो फतन, यानी कि प्लेट में केक की तरह से उन्हें दे दी जाती है, तो उस सूरत में तो वो सिंध पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, वरना जो है उनकी अपनी कमाऊपूत पोस्ट जो है वो रिजर्व पड़ी है। इसी दौरान कहते हैं कि खुद जो है हमारे जो खालिद मखदूमी एक एसएसपी हैं, उनकी पोस्टिंग वो अपनी करवा देते हैं रेलवे में, ये सोच के कि ये साउथ कराची जो रेंज है, कराची डिवीज़न है, उसकी पोस्ट खाली है तो ये अच्छी है, कराची में रहेंगे, वो इस पोस्ट को लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये सोच के वो पोस्टिंग करवा के वहाँ ज्वाइनिंग दे देते हैं। लेकिन वही जो है कि अब्दुल रब जो डीआईजी है वो उनकी उस ख्वाहिशात की राह में दीवार बन जाते हैं, क्योंकि अपने लाडले के लिए वो सीट को रिजर्व रखने का जो है वादा पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से जो है वो खालिद मखदूमी जिस मकसद के लिए गए होते हैं वो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, और हाथ मलते कहते हैं कि रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाद में ही पता चलता है कि शौकत कटियान ने जो है उनके साथ हाथ कर दिया है, और वही उनकी इस पोस्टिंग की राह में इस वक्त सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा सोचता है वैसा आगे उसके भी आता है। इसी दौरान जो है वो डीआईजी अब्दुल्ला शेख की पोस्टिंग हो जाती है रेलवे पुलिस में, और वो साउदर्न जो रेलवे हैं उसमें जो है वो डीआईजी बन जाते हैं, जिसके अंडर में जो है खुद कराची डिवीज़न भी है, हैदराबाद सक्कर पीयूष के
चेन ऑफ कमांड में आते हैं। अब कहा यह जाता है कि खुद शौकत कटियान की और उनकी आपस में नहीं बन सकेगी। अगर वो आके चार्ज ले भी लेते हैं कराची डिवीज़न के एसएसपी का, तो वो स्टाफ अफसर के से तो काम कर सकेंगे, वो उस तरीके से इंडिपेंडेंट जो कि पहले वो कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि वो खुद भी जो है अब्दुल्ला शेख के अंडर में जो है काम करना पसंद नहीं करेंगे। ये कहना है खुद रेलवे पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है, वो है बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के 107 पुलिस एहलकारों की किस्मत का। आज मंगल वाले रोज जो है वो 11 बजे से इनकी जो है वो पेशियों का सिलसिला आईजी रिफत मुख्तार राजा के रूबरू शुरू हो चुका था। वहाँ पेशियां होती रही इनकी, और ये हर एक से पूछते रहे आईजी के भाई आप यहाँ क्यों पहुँचे, क्यों पहुँचाए गए, क्यों इतने अरसे से जो है ये आप बी कंपनी के हवालात में जो है कैदियों की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर एक ने अपने अपने दुखड़े सुनाए, अपने साथ होने वाली ज़्यादती नाइंसाफ़ियों के बारे में आगाह कि किस तरीके से स्पेशल ब्रांच सक्खर के डीएसपी सत्तार फल की नाइंसाफ़ी, उनकी ज़्यादतियों के नतीजे में वो पिछले कोई 8-9 माह से जो है 37 पुलिस वाले ख़ास तौर से लाड़काना और सक्खर रेंज के वहाँ सजा भुगत रहे हैं। यही सब ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। अब आईजी ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ से। अब कहते हैं कि कल इसको अनाउंस किया जाएगा, यानी बुध वाले रोज इनकी किस्मत का फैसला जारी किया जाएगा कि आया ये पुलिस फोर्स में रहने के काबिल हैं अपने कारनामों के एवज, या कि इनकी सजा पूरी हो चुकी है और अब इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है। ये फैसला जो है बुध वाले रोज जो है सुनाए जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की ज़रूरत है निज़ाम अदल पर कि किस किस्म का फ़ैसला जो है वो सुनाया जा चुका है। दुनिया में जहाँ भी फ़ैसला अगर पेशन गोई के नतीजे में हो तो वो फ़ैसला नहीं होता है, वो एक डिक्टेशन शीट होती है। यही हाल इस फैसले से मुतालिक है कि ये फैसला जो है पिछले 1 हफ्ते से जो है सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था कि ये फैसला आने वाला है। जो डिक्टेशन की गई थी उसमें एक नुक्ते का ना इजाफा हुआ ना कमी हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैसला कैसे आया, क्यों आया और फैसले का मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के नताइज के धारे को जो है वो चेंज करना है। और ये मैं पहले प्रोग्रामों में कह चुका कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब व गरीब इलेक्शन है। न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का बल्कि जमहूरियत की जो तारीख है उसका ये अनोखा एक इलेक्शन होने जा रहा है। इसको पहले ही हमारे मुल्क के जो है मुबस्सरीन तज्जिया निगार जो है ये कह चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। यानी एक ऐसा इलेक्शन है जो पाकिस्तानी अवाम और सिस्टम के दरमियान हो रहा है। सिस्टम वर्सेस पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके दरमियान जो है ये इलेक्शन हो रहा है। तो ये कैसा इलेक्शन है? जाहिर है कि सिस्टम हमेशा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि तमाम मशीनरी उसके कंट्रोल में होती। तो लिहाजा उससे पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत में जीत नहीं सकती। गरचे वो अक्सरियत में है और आपका सिस्टम अकलियत में है, लेकिन ये मैंने कहा ना अनोखे इलेक्शन है कि इसमें अकलियत जो है वो अक्सरियत पर गालिब आ जाएगी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, कहते हैं कि हमने इतने जुल्म सहने के बावजूद भी कौमी राज जो है वो फाश नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि डॉन लीक्स जो था वो कहाँ से, युगंडा से आया था? डॉन लीक्स जो है कहाँ से आया था? उसको लाने वाले, नाजिल करने वाले कौन थे? कोई आसमानी मखलूक थी? इससे बड़ा लतीफ़ा, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के फैसले का दिन है, पाकिस्तानी अवाम के ज़िद का दिन है, उनकी हकीकी आज़ादी का दिन है कि वो अपनी हकीकी आज़ादी को अपने वोट की ताकत से किस तरीके से तोड़ने में और सिस्टम को जो है वो उसका अकड़ी हुई गर्दन को झुकाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये
8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम को अपनी जो है वो यकजहती, अपनी कुव्वत, अपनी अखुवत, अपनी जो है वो एक इत्तेहाद के ज़रिए जो है इसको साबित करना होगा 8 फरवरी को। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।